अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीर पंचाल स्पीक्स अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा के साथ। मेरे साथ जो शख्सियत बैठे हैं ये किसी भी तारफ़ का मोहताज नहीं है। आपने बारहा इनको सोशल मीडिया पे देखा है। अवामी मसाइल जो हैं वो बरसरे इक़्तिदार लोगों तक या इंतज़ामिया में बैठे जो लोग हैं उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं और ज़मीनी सतह पे उन मुद्दों पे काम भी होते हैं। काफ़ी देर के बाद हम शकील साहब के पास आ रहे हैं। अहवाल हम तफसील से जानेंगे। बेशक प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो जाए और आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप ज़रूर पीर पंचाल स्पीक्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करेंगे और फेसबुक पे फॉलो करेंगे क्योंकि ये आपकी अपनी आवाज़ है। शेख साहब, पहले खैर मकदम है आपका पीर पंचाल स्पीक्स। बहुत शुक्रिया ख्वाहिश साहब, आपने आज मेरे पास आए हैं। मैं मशकूर हूँ आपका। और मुझे मालूम है आप ग्राउंड लेवल पे जर्नलिज्म करते हैं और काफ़ी लोग पीर पंचाल में, कश्मीर में, जम्मू में आपके मद्दाह हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, आपको सुनते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके थ्रू आज मैं पूरे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं सुरन कोट में हूँ या बफलियाज में बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ आपके साथ। ज़रा नवाजी। शेख साहब, आगाज़ हम करेंगे 5 अगस्त 2019 के बाद। यहाँ दावे किए जा रहे हैं कि काफ़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हों या जो तरक्याती काम है। आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ज़मीनी सतह पे ऐसा है कुछ? देखिए, 5 अगस्त 2019 के बाद सही में मुझे याद है अमित शाह जी की तकरीर पार्लियामेंट की। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में करप्शन बहुत है, भ्रष्टाचार लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया था। दूसरा उन्होंने कहा था कि यहाँ उलगाववाद है, तो हम इन दोनों चीज़ों को डील करना चाहते हैं। और साथ में उन्होंने कहा था कि विकास की नदियाँ जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बहेंगी। देखिए, आप जब ये सब कुछ हुआ, बड़ी उम्मीद थी जम्मू कश्मीर के अवाम की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या? आप देखिए, प्रॉमिस किया कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनकी लैंड्स और उनके जो जॉब्स हैं वो इंटैक्ट रखे जाएंगे। लेकिन आप देख लीजिए, उसके बाद एक नया कंसेप्ट आ गया यहाँ डोमिसाइल का, ठीक है, जिससे कि जो हम मुस्तकिल बाशिंदा रियासत थे, हमारा वो स्टेटस ख़त्म हो गया। हमारी नौकरियां जो हैं वो ओपन हो गई और जहाँ तक लैंड लॉस थे उसमें भी तरमीम कर दी गई। और आप देखिए कि हमारी ज़मीनें भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, हमारे जॉब्स भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गए। अब मैं आता हूँ कि जो वादा किया गया था विकास का, जो डेवलपमेंट का वादा किया गया था, आज आप देखिए, जहाँ तक तो नेशनल हाईवेज का ताल्लुक है वो एक सरकार की एक जिम्मेदारी है लोगों को कनेक्टिविटी देना। और इसमें कोई शक नहीं है जम्मू पुंछ कौमी शाहरा के ऊपर काम चल रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कटरा दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन क्या कभी आपने जो हमारे मुफस्सल एरिया हैं, जो हमारे देहात हैं, आपने उनकी सड़कों की जो हालत है, मैं रामनगर से आता हूँ, ज़िला उधमपुर से। उधमपुर से रामनगर की सड़क एक तारीखी सड़क है, आपको मैं क्या बताऊँ उसकी हालत क्या है। फिर उसके बाद हमारे रामनगर से डुडू बसंतगढ़ के लिए जो हमारी सड़क जाती है, बहुत ही सेहत अफजा मकामात है वहाँ, जिस तरह आपके पुंछ में है, राजौरी में है, लेकिन डेवलपमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। बड़ी पुअर क्वालिटी PMGSY रोड्स हैं, वहाँ पे 2-2 3-3 महीने रास्ता बंद रहता है, हालांकि सड़क खनेर तक पहुँची है। इसी तरह आप देख लीजिए हमारे राजौरी के जो इंटीरियर रोड्स हैं या हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ की जो इंटीरियर रोड्स हैं, वहाँ की भी अगर आप हालात देखेंगे तो यही हालात हैं। सिर्फ सड़कें ठीक करनी है जो हमारे कैपिटल सिटीज़ हैं। मैं आपको जम्मू शहर की सड़कों की भी अगर मैं आपको बात बताऊं कि जो रास्ता हमारी हाई कोर्ट को जाता है उसमें भी रास्ते में खड्डे हैं, पाथ होल्स हैं, ठीक है। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो फंड्स हैं वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। दूसरी बात, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, आप देखिए एक एप्टेक नाम की कंपनी का नाम आपने सुना होगा, जिसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करने का। वो एक इस छवि की वो मालिक थी कि उसको कई कोर्टों ने जुर्माना डाला हुआ था। अल्टीमेटली आप देखिए हाई कोर्ट में भी लिटिगेशन हुई। जितनी भी हमारी सिलेक्शन लिस्ट थी, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने प्रोसेस कंडक्ट किया, आप देखिए हर एक के ऊपर उंगलियां उठाई गई, हर एक के ऊपर जांच बिठाई गई। फिर उसके बाद आपने देखा कि वो तमाम सिलेक्शन लिस्टें जो थी उनको कैंसिल करना पड़ा। हमारे यूथ
80-80 दिन, 90-90 दिन सड़कों पे। कभी नहीं आपने सुना होगा जम्मू कश्मीर में कि बच्चियों के ऊपर लाठियां बरसाई गई। ठीक है, आप देखिए ये जो हमारा बीसी रोड था बस स्टैंड वाला, ये तो रोड बनी गई, डेडिकेट हो गई प्रोटेस्ट की, रोज गिरफ्तारियां, रोज बच्चों की पिटाई। हमने तो इस किस्म की यूटी की, जिसे कहते हैं, कभी उम्मीद नहीं की थी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं ख्वाजा साहब, कि जम्मू कश्मीर में एक आम आदमी की सुनवाई खत्म हो गई है। आप जिसके पास जाएं, ठीक है, कोई, आप देखिए हमारे जितने भी लीडर्स हैं, एक तो वो बोलते नहीं क्योंकि वो डरे हुए हैं। ठीक है, अभी आपने परसों देखा ईडी का रेड हुआ चौधरी लाल सिंह के घर में। ठीक है, आप मुझे बताइए कौन यहाँ बात करेगा? ठीक, हालांकि सरकार दावे करती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यही एक वजह है कि आपको यहाँ पे अपोजिशन जो है बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। बीच में इक्का दुक्का कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं, कुछ पागल लोग हैं हमारी तरह, जो बात करते हैं, लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो आगे तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज तो इस वक्त यहाँ पे बात करना जो है मुहाल हो चुका है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, इट इज़ रियली इन डेंजर राइट नाउ। तो दूसरी बात जो मैं आपसे साफ कहूँगा, मैं जिस बात के ऊपर आना चाहता हूँ, कि जहाँ पे आप खुल के इजहार नहीं कर सके और एक डेमोक्रेसी में, तो ये मुझे लगता है डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है, हिंदुस्तान के हर एक खित्ते में, हर एक रियासत में चुनाव हो रहे हैं। अभी आप देखिए 5 स्टेट्स के चुनाव आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं? एक एक बच्चा जम्मू कश्मीर का जो है वो इस टाइम यही सवाल पूछ रहा है मरकजी सरकार से, और ख़ास तौर पर उन लोगों से जो पावर में। आप देखिए G20 का जो है वो फंक्शन, जो कॉन्फ्रेंस है, वो श्रीनगर में कितने कामयाब तरीके से हुई। पूरे वर्ल्ड को हमने दिखाया कि कश्मीर में अमन है। जो हमारे डेलीगेट्स आए थे, हमने उनको श्रीनगर की सड़कों में घूमते हुए देखा। लेकिन उसके बावजूद भी से कहते हैं कि चुनाव जो है हमें यहाँ पे नज़र आ नहीं रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार को अभी ऐसा लगता है कि अगर चुनाव कराएंगे तो शायद जो नतायज हैं शायद वो उनकी मर्जी के नहीं होंगे। और अभी आपने देखा जम्मू में कितना गमो गुस्सा था टोल प्लाजा के सिलसिले में। ख्वाजा साहब, मैं आपको बताऊं ख्वाजा साहब, अभी परसों की बात है, जुमे के दिन, हाँ, मैं पठानकोट गया हुआ था, मेरे किसी दोस्त की वहाँ पे उठाला था कोई, तो मुझे जाना था वहाँ पे। मैं सुबह 10 बजे जम्मू से निकला हूँ और 1:45 बजे मैं पठानकोट पहुँचा हूँ। आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी इस सड़क की क्या हालत है। लेकिन मतलब टोल जो है वो बाकायदा अभी भी काटा जा रहा है। आप मुझे बताइए, क्या जम्मू के लोगों ने कोई गुनाह किया जब ये कहा कि नो रोड नो टोल? ठीक है, लेकिन आपने देखा जिन लोगों ने, जिन मेरे युवा राजपूत सभा के भाइयों ने जो आवाज़ उठाई, उनकी क्या हालत की इन्होंने, वो आपके सामने है। मुझे उनसे पूरी हमदर्दी है। आज सबसे बड़ी दुखदायक बात यह है कि जो लोग भी लोगों का पक्ष, लोगों की बात रखते हैं, उन लोगों की तफ्तीश शुरू हो जाती है, उनकी छानबीन शुरू हो जाती है। ठीक है, पता करो ये काम क्या करता है, इसके अकाउंट में पैसे कितने हैं, इसके साथ कौन राब्ते में है। ठीक है, देखो इसकी कोई कमज़ोरी देखो। क्या हमने ऐसी डेमोक्रेसी की उम्मीद रखी थी 5 अगस्त 2019 के बाद? आप मुझे एक चीज़ बताइए, क्या कसूर था उमर साहब का? क्या कसूर था तारिक आमिर साहब का? क्या कसूर था डॉक्टर फारूक का? क्या कसूर था महबूबा मुफ्ती का? वो आप देखिए, उनको जेल में डाल दिया गया, किस बात के लिए? ठीक है, और जब तक आप स्पेस नहीं देंगे अपोजिशन को, जब तक आप किसी को बात रखने की इजाज़त नहीं देंगे, तो डेमोक्रेसी कैसे फ्लरिश होगी? आप मुझे बताइए। ये तो मैंने खुद सुना है वाजपेयी साहब को, वो कहते थे कि मैं जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो मैंने बड़ी बेबाकी से बात रखी, तो शाम को कोई फंक्शन था तो मैं थोड़ा डर रहा था कि पता नहीं नेहरू जी ने माइंड किया होगा। तो नेहरू जी ने कहते मुझे खुद आवाज़ दे के बुलाया, यार आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, बड़े बेबाक हो यार, इतना अच्छा बोलते हो आप। ठीक है, तो कहने की ये बात है कि आज मैंने पर्टिकुलरली जो लोग इक़्तिदार में हैं, वो तो उन्होंने तो नाम डाले हुए हैं अपोजिशन के नेताओं के, किसी को पप्पू,
किसी को गप्पू, ठीक है। क्या हम क्या सीखेंगे, आप मुझे बताइए। जो हमारे जो बच्चे या जो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन हैं वो क्या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सीखेंगे, आप मुझे बताइए। जब हम एक दूसरे के नाम डालेंगे और एक दूसरे को बिलो द बेल्ट हिट करेंगे, ठीक है, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे? फिर आप मुझे बताइए, आप कैसे पार्लियामेंट में अच्छी तकरीरें सुनेंगे, जिसे हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री। अब जैसे इंडियन पार्लियामेंट में देखिए आप, बहुत कम स्पीकर्स हैं, जैसे महुआ मोहतरा हैं, बंगाल से आती हैं, आप उनको सुनते हैं, आपको अच्छा लगता है। मेरी अपनी तो कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, लेकिन अच्छे को अच्छा कहना चाहिए, ठीक है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं होती। एक माहौल बनाना पड़ेगा आपको जम्मू कश्मीर में, और डेमोक्रेसी को यहाँ रिस्टोर कराने का, पर्टिकुलरली यहाँ चुनाव हो, यहाँ पे एम्पावर किया जाए। देखिए आपने बात की, यहाँ पे डीडीसी बने, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनी हमारी। आप देखिए डोडा में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है, उसका जो चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी के श्री धनंतर सिंह जी है, ठीक है। इस वक्त तो वो आजकल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप आज से 5 या 6 महीने पहले के उनके इंटरव्यू सुनिए। उन्होंने इवन रिजाइन करने के लिए, पूरी काउंसिल ने कहा था कि हम रिजाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोटोकॉल, रिस्पेक्ट, सिस्टम वो डेवलप कर डिजर्व करते हैं, उनको है ही नहीं। यहाँ तक लड़ाइयाँ थी कि भाई जो डीडीसी था वो डीसी कम्प्लेक्स में गाड़ी नहीं लगा सकता, ठीक। और यही लड़ाई जो है हर जिले में है। तो हमने इनको ऐसे, मैं आपको कहूँगा कि वो मॉन्यूमेंटल चीज़ें बनाई हैं कि सिर्फ इनको 26 जनवरी और 15 अगस्त को डीसी उनको गाड़ी का शीशा खोलता है, उनको जीप में बैठाता और वो कौमी झंडे को जो है वो सलामी देते हैं। अदरवाइज तो वो पूरा साल रोते रहते हैं कि भाई हमारी मर्जी का बजट नहीं बन रहा, हमारी मर्जी की जो काम है वो हो नहीं रहे, जो प्रोटोकॉल, जो रिस्पेक्ट हम डिजर्व करते हैं वो हमें मिल नहीं रहा। तो गवर्नमेंट को इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। ये लोगों के नुमाइंदे हैं जो डीडीसी हैं। मुझे तो उसमें एक ही अच्छी चीज़ नज़र आई डीडीसी में, कि हमारे पास एक यंग लीडर्स उभर कर सामने आए। अब जैसे मैं अगर पुंछ की बात करूं, मुझे बहुत खुशी होती है, शाह नवाज भाई हैं, ठीक है, रियाज भाई हैं, ठीक है, फिर सुहेल मलिक हैं, इमरान जफ़र हैं। तो इस किस्म के चेहरे सामने आए हैं। तो मुझे एक, वो कहते हैं ना, जिस तरह वो हमारे फादर ऑफ नेशन को कश्मीर में आशा की एक किरण नज़र आई थी, तो मुझे इस डीडीसी में यही एक किरण नज़र आई है कि कुछ अच्छे चेहरे जो हैं वो सामने आए। इसके अलावा आप उनके साथ इंटरेक्ट करें, बात करें, तो मैं उनको बहुत ही फ्रस्ट्रेट देखता हूँ। क्यों? क्योंकि लोगों ने बड़ी उम्मीदों से उनको वोट डाले थे कि शायद ये लोग नक्शा बदल देंगे। लेकिन मेरे भाई ख्वाजा साहब, नक्शा बदला नहीं। मैं आपको सच्ची कह रहा हूँ। देखिए, मुझे कोई शौक नहीं है तनकीद का। अब मुझे खुशी है, हालांकि मुझे 5 घंटे लगे पठानकोट जाते हुए। मुझे पता है सड़क बन रही है, ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, और जब सड़क बन जाएगी तो शायद मैं पठानकोट में 1.25 घंटे में पहुंचूंगा। अब राजौरी की सड़क देख लीजिए, लोग तकलीफ में हैं, लेकिन हमें बर्दाश्त करनी है, ये तकलीफ बर्दाश्त करनी है, क्योंकि डेवलपमेंट का काम है, मशीनरी है, वहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है, डिफ़िकल्ट टेरेन है। लेकिन मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो अवामी मसाइल है, ठीक है, जहाँ तक करप्शन का ताल्लुक है, देखिए करोड़ों रुपए का जल जीवन मिशन का स्कैंडल सामने आया है, करोड़ों रुपए का। और कह कौन रहा है? एक IAS अफसर जिसकी 30 साल सर्विस है, अशोक परमार, जिसने जम्मू कश्मीर में नौकरी की है। ये कोई शेख शकील ने नहीं इल्ज़ाम लगाया कि जनाब यहाँ पे करप्शन है। फिर उसके बाद देखिए कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य स्कीम में करोड़ों रुपए का स्कैंडल है, ठीक है, और सरकार इसके ऊपर जांच करना नहीं चाहती, बात करना नहीं चाहती, और करोड़ों रुपए का चूना जो है सरकारी खजाने को लगा है। तो ठीक है, आप तरोड़ मरोड़ के समाज के आगे चीज़ों को पेश करोगे, लेकिन आयुष्मान भारत में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी थे और हमारे लॉ सेक्रेटरी, उन्होंने अपना डिसेंटिंग नोट लिखा। उन्होंने कहा जी हमें इस कॉन्ट्रैक्ट में बजाज अलायंस से तलाक ले लेना चाहिए। जो आप ये जो एडेंडम उसके साथ साइन कर रहे हैं, ये इससे करोड़ों रुपए का चूना लगेगा। तो बेटर यही है कि
हमें इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आना चाहिए, किसी और सर्विस प्रोवाइडर को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट और लॉ डिपार्टमेंट के ओपिनियन को ओवर रूल करके बजाज अलायंस को, जिसे कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या हो सकता है, आप मुझे एक चीज बताइए। लेकिन तलवार गिरेगी किसके ऊपर? तलवार गिरेगी यहाँ पटवारी के ऊपर, तलवार गिरेगी किसी जूनियर इंजीनियर के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपने कभी नहीं सुना, आप देखिए आईएएस ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं आर्म्स लाइसेंसेस स्कैम में, ठीक है। एलिगेशन ये है कि जो हमारे आईएएस ऑफिसर्स हैं, इन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर बंदूक के लाइसेंस बनाए, ठीक है। और मजेदार बात यह है कि वो लाइसेंस जो हैं वो आज तखरीबकारी में वो जो वेपन है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। वो जो आईएएस ऑफिसर्स जो इसमें इन्वॉल्व हैं, पिछले कई सालों से सीबीआई ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगी है जम्मू कश्मीर सरकार से और मरकजी सरकार से। जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो उनकी प्रोसिक्यूशन सैंक्शन की फाइल जो है वो भेजती है दिल्ली। दिल्ली वाले अप्रैल 2021 में फाइल को रिटर्न करते हैं जम्मू कश्मीर सरकार को कि इसमें इन डेफिशिएंसीज को ठीक करके वापस भेजिए। अप्रैल 21 से आप देख लीजिए अक्टूबर 23 आ गया है, अभी तक जम्मू कश्मीर सरकार ने डेफिशिएंसीज रिमूव करके फाइल को रीसबमिट नहीं किया है। और जो आईएएस ऑफिसर्स जो इसमें मुलव्वस हैं, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, इन्वेस्टिगेशन का विषय है, वो इस टाइम प्राइम पोजीशंस के ऊपर बैठे हुए हैं। और आपको बड़ी एक मजेदार बात बताऊंगा, एलिगेशंस क्या हैं। इन आईएएस ऑफिसर्स के अकाउंट्स में लोगों ने पैसे डाले हैं। अगर कोई ऑफिसर आउट ऑफ जेएंडके का है, उसके अकाउंट में पैसे पड़ रहे हैं, पुंछ से पैसे जा रहे हैं, उसके अकाउंट में कुपवाड़ा से किसी आम शहरी क्यों डालेगा पैसे, आप मुझे बताइए। ख्वाजा साहब, शेख शकील के अकाउंट में पुंछ वैली से क्यों पैसे आएंगे अगर मैं डिप्टी कमिश्नर हूं, ठीक है। तो इन बातों का कोई जवाब नहीं है और इसके ऊपर सरकार ने बिल्कुल टेप लगाई हुई है, बिल्कुल खामोश, इसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। क्यों नहीं बात होगी? क्योंकि वो लाडले बच्चे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि अमित शाह जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार के ऊपर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे जो महापुरुष जी हैं, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो भी रोज बयान देते हैं जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। तो मैं रोज कहता हूं उनको, महापुरुष जी को, जरा फाइल खोलिए ना, जरा पूछिए चीफ सेक्रेटरी AK मेहता साहब को, मेहता साहब क्यों बैठे हुए हैं आप आर्म्स लाइसेंसेस फाइल के ऊपर अप्रैल 21 के बाद? जम्मू कश्मीर की जनता जानना चाहती है कि इतनी जो हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है, झूठे लाइसेंस बनाए आपने, गलत लाइसेंस बनाए आपने, आप उस फाइल में भी 2 साल से ऊपर बैठेंगे। तो आपने तो काफी लोगों को नौकरियों से बाहर भी निकाल दिया। किनको निकाला आपने? टीचरों को निकाला, कुछ कांस्टेबल थे, आपने कहा जी इसमें इंक्वायरी नहीं हो सकती, तकरीबकारी में या इनके कोई रिश्तेदार मिलिटेंट से, अच्छी बात है। तो एक आंख से देखिए ना सबको। जिन लोगों ने पैसे लेकर, जिनके खिलाफ एलिगेशन है कि उन्होंने गलत लाइसेंस बनाए, आर्म्स एक्ट को वायलेट करके बनाए, क्या उनके खिलाफ नहीं एक्शन होना चाहिए? तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं, सरकार को महसूस होती है, मैं कहता हूं जम्मू कश्मीर में 2 कानून है। फैक्ट्स के साथ बात करता हूं और कई बार मैंने कहा आइए मेरे साथ बैठ के हम डिबेट करते हैं, मैं साबित करूंगा कि जम्मू कश्मीर में 2 कानून है। एक गरीब आदमी के लिए, एक उस आदमी के लिए जिसके टेलीफोन में दम नहीं है, ठीक है, जिसकी कोई जान पहचान नहीं है, जिसका कोई वसीला नहीं है, उसके लिए कानून बहुत सख्त है मेरे महापुरुष का यहाँ जम्मू कश्मीर में। लेकिन जो टॉप हाईली इन्फ्लुएंशियल है और खास तौर पर इक्तदार के साथ जो जुड़ा हुआ है, वो उसके जुर्म जो हैं इस तरह वाश हो जाते हैं, जिस तरह आप वॉशिंग पाउडर निरमा में आप कपड़ों की सफाई करते हैं, इस तरह वो साफ और शफाफ हो जाता है। उसके लिए कोई कानून नहीं है। कविंदर गुप्ता के लिए कोई कानून नहीं है। आप देखिए 200 से ज्यादा लोगों के जो गवर्नमेंट अकोमोडेशन में बैठे थे, फ्लैट्स में बैठे थे, मिनिस्ट्रियल बंगलों में बैठे थे। आप देखिए महबूबा मुफ्ती जी को बेदखल किया गया, उमर अब्दुल्ला जी को बेदखल किया गया, हर्षदेव सिंह को बेदखल किया गया, लाल सिंह को बेदखल किया गया, अब्दुल रहीम राथर को उनको भी बेदखल किया गया। 200 के करीब पॉलिटिशियंस,
लेकिन आप देखिए 48 लोग अभी भी बैठे हुए हैं। उनमें कौन है? हमारे बाली भगत जी हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, रहे हैं पिछली सरकार में, अपना खूबसूरत मकान बनाया हुआ है रूपनगर में, लेकिन खुद वजारत रोड में रह रहे हैं, सरकारी बंगले में रह रहे हैं। कविंदर गुप्ता जी की कोठी जो है बिल्कुल एक्सेल्शियर लेन में, एक्सेल्शियर हाउस के बिल्कुल एडजॉइनिंग उनका मकान है खूबसूरत, लेकिन खुद गांधीनगर में रह रहे हैं, बहुत बड़े बंगले में रह रहे हैं। क्या इनके लिए कोई कानून नहीं? आप देखिए गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, दिल्ली में भी कोठी, साउथ एवेन्यू में, श्रीनगर में भी जिठियार में सरकारी कोठी, और जम्मू में गांधीनगर में कोठी। आज़ाद साहब तो कोई अभी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑक्यूपाई नहीं कर रहे। ठीक है, राहुल गांधी की सदस्यता को सस्पेंड किया गया उनकी जब कन्विक्शन हुई एक केस में। आप देखिए उनको 2 दिन में उनसे बंगला खाली करा लिया गया। तो इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं, 48 लोग हैं, अगर सभी के नाम लूंगा काफी वक्त निकल जाएगा। आपको यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहाँ 2 कानून है। तो जब जिस जगह पे 2 कानून हो और वो दावे ये किए जाएं कि जनाब यहाँ पे तो बड़ा विकास है, यहाँ तो। नाज़रीन, बड़ी चीज जो है, इंटरेस्टेड पॉइंट यही आया है कि सबका साथ सबका विकास। जमीनी सतह पर शायद जो मुझे नॉलेज नहीं थी वो शेख साहब ने बताया है कि अगर यही सबका साथ सबका विकास है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। और मैं ये पूछना भी चाहूंगा उन लोगों से जिनका ये दावा है, जो इक़्तिदार की कुर्सी का मजा ले रहे हैं, अगर यही सबका साथ सबका विकास है तो मुझे लगता है कि ये 2 कानून नहीं चाहिए। आप ये लोगों के लिए, गरीब के लिए अलग हों और अमीर के लिए अलग हों। आपके जो पसंदीदा लोग हैं, आपके जो चहेते हैं, जो लाडले हैं, उनके लिए अलग हों। शेख साहब, इसी के साथ हम बात करेंगे जम्मू की, क्योंकि आज जम्मू में हूं तो मैं ये चाहता हूं जम्मू की भी बात करूं। स्मार्ट सिटी, जम्मू स्मार्ट सिटी के लिए एक बड़ा दावा किया गया है और कागजों में भी ये चीज बोलती है कि जम्मू को क्लियर कट स्मार्ट सिटी बना दिया गया है। तो हमारी भी नजर जहां पड़ी है तो मुझे कहीं ना कहीं कमी लग रही है। आपकी नजर किस तरह से देखती है? देखिए सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर कि हमारा जम्मू शहर जो है वो स्मार्ट सिटी डिक्लेयर हुआ। बच्चे बच्चे से आप यहाँ पे पूछ लीजिए, इतनी करप्शन है स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर, खूब पैसा बनाया जा रहा है। सबसे बड़ा जो मुझे दुख है, दुख इस बात का है कि जो मेरे जम्मू के रिसोर्सेज थे उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था हमारे जम्मू के लोगों ने। जितने भी मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी के, वो सब बाहर के लोगों के पास हैं। आज सिर्फ नाम का जम्मू रहा है। जम्मू में जम्मू की रेत, जम्मू की बजरी, जम्मू के नाले, वो हमने सब बेच दिए जिसे कहते हैं। और किसको बेचे हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स का ताल्लुक है, एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तोड़कर, मैं बताऊंगा जहाँ पे आप बैठे हुए हैं इस मोहल्ला उस्ताद में एक कम्युनिटी हॉल होता था जिसे हम कहते थे जाम्बुलोचन कम्युनिटी हॉल। गरीब के बच्चे की भी शादी 5,000 या 10,000 रुपये दे के म्यूनसिपलिटी में हो जाती थी। इतने खूबसूरत हॉल को डिमोलिश किया। यहाँ पे 200 साल पुराना एक पीपल का पेड़ था, और मैं आपको बताऊं कि पीपल का जो पेड़ है इसकी हमारे हिंदू भाइयों में बड़ी मान्यता है, बड़ी आस्था है। और ये एक ऑक्सीजन का भी एक सोर्स है जो पीपल का दरख्त होता है। बिना इजाज़त के, रूल को बालाए ताक रखते हुए जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसरान ने उस पीपल के ट्री को भी काट दिया और यहाँ पे कोई कम्प्लेक्स खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह जगह जगह गांधीनगर गोल मार्केट में भी आप देख लीजिए, हिस्टोरिक वहाँ पे पार्क था, उस पार्क को भी उखाड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है, लोगों की पार्टिसिपेशन है ही नहीं। लोगों से पूछा ही नहीं जाता कि हो क्या रहा है जम्मू शहर में। मैं आपको बताऊंगा, स्मार्ट सिटी है, बिजली के बहुत सारे इश्यूज हैं यहाँ पे, मैं आपको जम्मू शहर की बात बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, सड़क जम्मू की तंग हो गई है और फुटपाथ बड़े हो गए। ठीक है, आप किसी को पूछें वो कहते हैं नहीं जी पैसे लगाने हैं, जैसा पीछे से हमें आर्डर है हमने वही करना है। और भाई लोकल कंडीशंस को भी तो आप देखिए। ठीक है, अभी कल मैं किसी साथी से बात कर रहा था, आप देखिए श्रीनगर में जिस तरीके से
श्रीनगर शहर को ब्यूटीफाई किया जा रहा है, उसके मुकाबले में जम्मू तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको ये कहूँगा कि ये सिर्फ यहाँ पे एक पैसा कमाने की एक दौड़ लगी हुई है और डेवलपमेंट के नाम के ऊपर इतना पैसा आया हुआ है, वो पैसा खर्च कैसे करना है, कोई काम की क्वालिटी जो है वो चेक नहीं होती। और बेचारे लोग इसलिए बात नहीं करते, जिस तरह मैंने आपको कहा, लोग डरे हुए हैं बेसिकली। ठीक है, लोग डरते हैं पता नहीं शाम को पीएसए का वारंट बन जाएगा। ठीक है, आपका टेलीफोन रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, आपका टेलीफोन सुनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे कि भाई जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, जो बेसिकली डराने के टूल होते हैं। ठीक है, इसलिए जम्मू के लोगों ने बात करना जो है ना कम किया है। और आप दूसरी बात देखिए कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि लेटेस्ट मैंने आपको एग्जांपल दी टोल प्लाजा की, कि जब लोगों ने इकट्ठा होने की कोशिश की तो एस्टैब्लिशमेंट जो है उसने दिखाया कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मुझे तो ये भी पता चला है कि युवा राजपूत सभा के कुछ लीडर्स जो हैं उनको एविक्शन नोटिस भी आ गए हैं कि भैया आपकी दुकान, आपका मकान सरकारी ज़मीन के ऊपर है, यहाँ बनतलाब वाली साइड में काफ़ी शोर मचा हुआ है। जब आप इस तरह से अपने सिटीजन्स को डराएंगे और उन लोगों को डराएंगे जिनके सेटल्ड पोजेशन है, जो 70-70, 80-80 सालों से अपनी तिजारत कर रहे हैं, किसी रिहायशी मकान में रह रहे हैं, तो 70 साल के बाद आप सिलेक्टिवली उस बंदे को इसलिए नोटिस देंगे क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ बात की या उसने लोगों की बात की। तो क्या इससे डेमोक्रेसी फ्लरिश होगी? क्या इससे सरकार की प्रति जो है लोगों का कोई प्यार बढ़ेगा? तो इनटॉलरेंस का माहौल है मेरे भाई, मैं आपको साफ बात कहूँगा। और जहाँ तक स्मार्ट सिटी का ताल्लुक है, मुझे भी बड़ी खुशी होगी जिस दिन मेरे शहर में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी होगी, जिस दिन यहाँ हर एक गरीब को रोज़गार मिलेगा, मेरे हर एक बहन और भाई को सुकून मिलेगा, उनको लाठियाँ नहीं बरसाई जाएंगी। तो स्मार्ट सिटी तो तभी हम लोगों को दिखा पाएंगे ना जब हमारे पास 2000-4000 रुपया महीने का बिजली का बिल देने की कैपेसिटी होगी। स्मार्ट मीटर आपने लगा दिया हमें, और कैसे लगा रहे हैं? डंडे, साथ में पुलिस होती है। ये कौन सी डेमोक्रेसी, आप मुझे बताइए ना। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, जब तक जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार नहीं होगी तब तक आप अपने ये जाबराना फैसले जो है ना लोगों पे इम्पोज नहीं कर सकते। एक इलेक्टेड सरकार को फैसला करने देना कि भाई स्मार्ट मीटर लगाने, एक इलेक्टेड सरकार को फैसला करने देना क्या प्रॉपर्टी टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है। आप एडहॉक बेस पे यहाँ काम कर रहे हैं, तो आप इस तरह के फैसले ले रहे हैं जो कि एक परमानेंट मुलाजिम ने लेने चाहिए। तो क्या ये होगा इस तरह से? एक सरकार जिसमें विल ऑफ द पीपल रिप्रेजेंट होती हो, उसे सरकार कहते हैं। तो जो मनोज सिन्हा जी हैं, मैं बार बार कहता हूं कि ये अडाक बेस पे आए हुए हैं। ठीक है, इनको लाया था हमने 89 डेज, जिस तरह हम लगाते हैं ना अडाक बेस पे, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक देते हैं एक दिन की। तो इसी तरह ये मरकजी सरकार ने इनको टेम्परेरी फेज के लिए मनोज सिन्हा साहब को भेजा हुआ है। तो लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ 80% लोग अब चाहते हैं कि यहाँ चुनाव ही ना हो। यही तो मैं तो अपील करूँगा जम्मू कश्मीर के अवाम की तरफ से कि मरकजी सरकार ठप्पा लगा दे कि मनोज सिन्हा साहब को रेगुलराइज कर दिया हमने और डेमोक्रेसी को हमने फ्रीज कर दिया जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्या इससे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोग खुश हो जाएंगे? ठीक है, आप कब तक लोगों को जमहूरियत से डिप्राइव करेंगे? मेरा ये पॉइंट है। मनोज सिन्हा साहब को यूपी से आए हैं, अल्टीमेटली उनको चुनाव लड़ना आने वाला पार्लियामेंट का। हम दुआ करते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम दुआ करती है कि जल्द अज जल्द ये मरकज़ी जो हमारी पार्लियामेंट के चुनाव की डिक्लेरेशन हो, वो अपने जहां गाज़ीपुर से चुनाव लड़ते हैं, अल्लाह करे वो थम्पिंग मेजॉरिटी से जीते, मरकज़ी काबीना में आए, किसी अच्छी मिनिस्ट्री में आए और जम्मू कश्मीर का विकास करें जैसा विकास वो अभी कर रहे हैं। उर्दू में मुहावरा एक सुना होगा आपने, अंधेरी नगरी चौपट रात। तो कहीं ना कहीं जमहूरियत को समझने के लिए हम सबको मिलके आइन को पढ़ना है। जमहूरियत क्या होती है? अगर आपको लोगों ने चुन के ऐवानों में भेजा है
इसका मतलब आपने लोगों के जो हकूक हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल ज़रूर करना है। ये फैक्ट है कि जमहूरियत के बगैर सरकारें नहीं चलती, ना ही पब्लिक के काम होते हैं। बिलाखिर शेख साहब, इलेक्शन की बात की हमने हमने जब कोशिश की बीजेपी के लोगों के साथ बात करने की, तो उन्होंने यही कहा है कि इलेक्शन हमने थोड़ी ना कराना है, हम किसी भी किस्म का इलेक्शन के लिए तैयार हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देखना है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बड़ी खूबसूरत बात करते हैं बीजेपी वाले, क्योंकि इस टाइम पावर में है ना। ठीक है, अब जब उनके पास कोई जवाब नहीं बचा है ना, बीजेपी और उसके जितने भी अलाइज हैं यहाँ पे, उनके पास ये ना, एक दिल्ली से किसी पढ़े लिखे आदमी ने उनको कहा कि आप इस सवाल को आपने फेस करना है, तो आपने इसका जवाब देना है कि भाई चुनाव तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएगा। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों खामोश है? वो किसके कंट्रोल में है? हालांकि वो तो ऑटोनमस है, इंडिपेंडेंट है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, आप मुझे बताइए ख्वाजा साहब, आपको पता है इस टाइम हिंदुस्तान में कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर या उसके जो बाकी डिप्टी हैं? ना मुझे नाम मालूम है, ना आपको है। मुझे एक नाम मालूम है, वो नाम था टीएन शेषन, जिसने हिंदुस्तान को बताया कि एक निर्वाचन सदन है दिल्ली में जिसका दफ्तर है, और वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसने कहा हम नहीं टेलीफोन सुनेंगे किसी का, हम सिर्फ कानून का, संविधान का टेलीफोन सुनेंगे। उसने बताया था भारतीय सरकार को कि भाई यहाँ कानून चलेगा। क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नजर नहीं आ रहा कि जम्मू कश्मीर में नॉर्मलसी है? अगर हिंदुस्तान की हर रियासत में 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं होते? जम्मू कश्मीर में तो उस वक्त चुनाव हुए जिस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सरकार में, जो उनके लॉ मिनिस्टर थे, जब उनका कत्ल हुआ मिलिटेंट्स ने जब किया। क्या चुनाव उस टाइम रुके थे क्या? जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान एक हमारे पावर मिनिस्टर थे, क्या वो नहीं, उनको ब्लास्ट नहीं किया गया? चुनाव तो उन हालात में भी हुए जम्मू कश्मीर में। आज क्या दिक्कत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे? सभी को मालूम है, ये जो पब्लिक है ना ख्वाजा साहब, ये सब जानती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ना, उसको बताना पड़ेगा सरकार को कि भाई चुनाव अगर मुझे डिसाइड करने हैं तो फिर तो चुनाव होने चाहिए। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। शेख साहब, एक अहम बात है, मैं जावेद राणा साहब का इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ऑन द रिकॉर्ड मुझे ये चीज कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आज कह रहा हूं कि मुझे कहीं कोई एजेंसी वाले मिले, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू में क्या, कश्मीर में क्या, जम्मू से भी सीटें नहीं निकालेगी। तो राणा साहब ने कहा, यार मैंने उनको कहा कि आप ये मत कहो, आप ये कहो कि आप जीत जाओगे, कहीं इलेक्शन कराए। तो क्या ये भी ऐसा भी है? देखिए सर, मालूम, देखिए एक अंग्रेज बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें कहते हैं, और उस बात में बड़ा जवाब होता है, राइटिंग ऑन दी वॉल हम कहते हैं ना। तो जो बोया है अब काटना तो वही है ना। ठीक है, अब देखिए, आप कब तक अवाम को हिंदू मुसलमान करते रहेंगे? कब तक मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम कब तक आप चलाओगे? ठीक है, जब मेरे घर खाना नहीं है खाने के लिए, ठीक है, मुझे नौकरी नहीं है, चाहे मेरा नाम सुनीता है, सुशील है, शकील है, महमूद ख्वाजा है, आप मुझे कब तक लड़ाओगे इस बात के ऊपर? ये एक सोच बन रही है हिंदुस्तान में कि अगर हमें वर्ल्ड पावर बनना है, विश्व शक्ति बनना है, तो ये दंगे की सियासत, चोरी की सियासत, भाई को भाई से लड़ाने की सियासत, हमें इससे उभरना पड़ेगा ऊपर। ठीक है, जब मोदी जी कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, तो ये बात दिल से निकलनी चाहिए। ठीक है, फिर मजा आएगा। जब तक हमारे में ये, मैं ये कहूंगा ना, ये जो हेट पॉलिटिक्स है, अब बेसिकली लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। ठीक है, और इस वक्त सबसे बड़ी ड्यूटी जो बनती है वो मीडिया की बनती है। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती क्या है ख्वाजा साहब, चुनाव में इस किस्म की दवाई का इस्तेमाल होता है। वो 15-20, उससे पहले एक ऐसा हम माहौल तैयार करते हैं कि ना ही करप्शन डिस्कस होती है, ना ही विकास डिस्कस होता है, ना किसी कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन डिस्कस होती है।
वहाँ डिस्कस उस टाइम क्या होता है कि यार हिंदू खतरे में है यार, मतलब 100 करोड़ को 20 करोड़ से बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। ये माहौल तैयार करने की कोशिश की जाती है। मैंने बहुत कम कैंडिडेट्स देखे जो विकास की बात करें, भाईचारे की बात करें, अमन की बात करें, दिलों को जोड़ने की बात करें, ठीक है। और मैं आपको फिर एक चीज कहूंगा कि आप खुद देखिए, हिंदू मुस्लिम करते करते आज हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि चुनाव जम्मू कश्मीर में आगे से आगे जाते जा रहे हैं। तो जो लोग मजहब की सियासत करना चाहते हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, पहाड़ी गुजर इशू बनाना चाहते हैं, आज वो लोगों से जब पूछो कि चुनाव कब होंगे, वो कहेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फैसला करेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अब हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, जिस दिन हस्बे इक़्तिदार लोग चाहेंगे उसी दिन चुनाव होगा, और उसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहेगा जी हम तैयार हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को डेमोक्रेसी से दूर रखने का। शकील साहब, पीर पंचाल स्पीक्स के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शकील साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ बात जो है वो बयान की है, वो आया है ज़मीनी सतह से जो बातें आई हैं वो इस वक्त तक वाज़े आई हैं। बाकी एक अच्छा मैसेज ये दिया है कि आपसी भाईचारा आपने रखना है। अगर मुल्क की रियासत की तामीर और तरक्की आपने देखनी है, उसमें आपसी भाईचारा बहुत ज़रूरी है। वो एक शेर भी है ऐसा, ये मस्जिद व मंदिर के झगड़ों में पढ़कर खुदा का ही घर छोड़ देती है दुनिया। आप ऐसी सियासत में मत आइए जो हमें तकसीम करें। तो बहरहाल अगली किसी और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ देखने के लिए आप जुड़े रहें पीर पंचाल स्पीक्स के साथ।